मेरा नाम शरद है। महंगाई ज्यादा बढ़ गई है और कमाई वहीं की वहीं थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। एक तरफ बिजली का बिल ज्यादा आता था, तो दूसरी तरफ हर सामान महंगा आ रहा था। घर में राशन भी नहीं भर पाया था। अपनी पत्नी से मैंने कहा कि घर का खर्च सोच समझकर किया करो। मेरी पत्नी ज्यादातर घर के काम अपने मायके जाकर करने लगी थी और वहां से वापस वो मेरे लिए खाना भी बनाकर लाया करती थी। मैं खुश था कि वो मेरा ख्याल रख रही थी। जब एक दिन वो फिर से अपने मायके गई, तो मैं उसके पीछे चला गया था। लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गया कि वहां पर तो मैं एक दिन ऑफिस से घर आया, तो मेरी जेब में सैलरी का लिफाफा था। मुझे कुछ सुकून हुआ था कि पूरे महीने की मेहनत का सिला आखिरकार हाथ में आ गया था। मैं सोच रहा था कि इस बार जरूर कुछ बचत कर पाऊंगा। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी किचन में काम कर रही थी। मैंने सोफे पर बैठते हुए गहरी सांस ली और उससे कहा कि मोनिका, जरा बाहर आकर देखो तो इस बार खर्चे का हिसाब किताब कितना हो गया। वो हाथ में हिसाब की किताब लेकर जल्दी से आ गई, जिसमें हर महीने के खर्च का हिसाब दर्ज होता था। हमने मिलकर खर्चों की लिस्ट बनानी शुरू की। किराया, राशन, बच्चों के स्कूल की फीस, दवाइयों का खर्च और बाकी छोटे मोटे खर्चे। मुझे फिक्र होने लगी थी। मैंने मोनिका से कहा, मोनिका, मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ नहीं बचेगा। मुझे इस तरह परेशान देखकर मोनिका ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मगर उसकी बात से मुझे तसल्ली नहीं मिली थी, क्योंकि मैं जानता था कि हालात बहुत तंग हो चुके हैं। अचानक मोनिका को कुछ याद आया और वो जल्दी से भागकर अंदर की तरफ गई। मैंने हैरानी से उसे भागते हुए देखा, तो कुछ ही देर बाद वो वापस आई, तो उसके हाथ में एक सफेद रंग का कागज था। उसने वो कागज मेरे आगे रखा। वो देखकर मैं शॉक्ड रह गया था। ये बिजली का बिल था और उसमें जितनी रकम थी, उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से मोनिका से पूछा, ये क्या है? बिल इतना ज्यादा क्यों आया है? क्या चला रही हो तुम? मोनिका ने नजर झुका ली और धीमी सी आवाज में कहने लगी कि आप जानते तो हो कि बच्चों को टीवी देखना कितना पसंद है। सारा दिन बच्चे घर में ही रहते हैं, बार बार मुझे टीवी खोलने की जिद करते हैं, तो मजबूरन मुझे टीवी खोलना ही पड़ता है। और कपड़े धोने के लिए भी एक दो बार मशीन लगा ली थी। आपको पता तो है कि सर्दियों के कपड़े कितने हैवी होते हैं, हाथ से नहीं धुलते। मोनिका की बात सुनकर मेरा सब्र खत्म हो चुका था। मैंने कहा, तुम्हें बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहिए, बल्कि उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर लगाना चाहिए। और मैंने तुमसे कहा था कि वॉशिंग मशीन सिर्फ महीने में 2 बार ही इस्तेमाल किया करो। तुम्हें पता है कि ये बिजली का बिल कितना ज्यादा है? मेरी एक महीने की सैलरी से भी ज्यादा आया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ? मोनिका कहने लगी कि इसमें मेरी क्या गलती है? टीवी के लिए बच्चे जिद करते हैं और सर्दियों में मैं अगर हाथ से कपड़े धोने लगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मैंने कहा, तो क्या अब मैं इस बिल को जमा करने के लिए उधार पकड़ लूं? मैंने गुस्से से कहा, मोनिका, अब ज्यादा फालतू बिजली इस्तेमाल नहीं होगी। खबरदार, जो अब तुमने बच्चों को टीवी खोलकर दिया तो, या फिर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया, और घर में लाइट भी सिर्फ एक ही ऑन करना, मोटर भी सिर्फ दिन में एक ही बार चलना चाहिए। मोनिका की आंखों में नमी आ गई, मगर वो भी चुप सुन रही थी और कहने लगी, तो फिर बताइए, ठंडे पानी से कैसे कपड़े धोऊं? सर्दी से पानी भी बहुत ठंडा आता है। ऊपर से हाथ से कपड़ों को धोना, मेरे शरीर की तो जान ही निकल जाती है। और ये बात आप आराम से भी तो कह सकते हैं, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैंने गुस्से से कहा कि जब पूरे महीने की सैलरी बिल जमा करने में ही निकल जाएगी, तो मैं आराम से कैसे बात करूं? मोनिका, तुम्हें ये समझना होगा कि हम किस हाल में हैं। फिजूल खर्ची करना बंद करो, वरना। वरना क्या? मोनिका ने पहली बार मेरी बात काटकर कहा था। आपको तो हमेशा बस अपनी ही परेशानी नजर आती है। मेरी तकलीफ के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। ये घर भी तो मैं ही संभालती हूँ, बच्चों की देखभाल, खाने पीने का इंतजाम, हर चीज। और आप कहते हो कि मुझे घर का खर्च देखभाल कर करना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को देखते हुए जवाब दिया। मैंने कहा, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। इन कम पैसों में ही तुम्हें घर का गुजारा करना होगा। बिजली भी सोच समझकर इस्तेमाल करनी होगी। अभी मुझे बच्चों की ट्यूशन और स्कूल की फीस भी जमा करनी है। आगे से कभी दोबारा ये बिल इतना महंगा नहीं आना चाहिए। हम दोनों अपनी अपनी जिद पर डटे हुए थे। मैं जानता था कि हालात सख्त हैं, लेकिन मोनिका की बात भी अपनी जगह ठीक थी। मगर उस समय गुस्से और परेशानी की वजह से मैंने सिर्फ एक बात दोहराई, घर का खर्चा कम करो। मैंने बचपन से ही गरीबी देखी थी, ऐसी गरीबी जो खुददारी के साथ जीने की मजबूरी थी।
मुझे याद है जब मैं सुबह सवेरे अपने माता पिता के साथ बाजार जाया करता था। वो अपनी आमदनी के हद के साथ ही घर के लिए खरीदारी करने की कोशिश करते थे। मैं कभी कभी उनके चेहरे पर ऐसी बेबसी देखता था कि दिल खून के आंसू रोता था। लेकिन वो हमेशा हमें यकीन दिलाया करते थे कि हालात बदल जाएंगे। मगर हालात कभी नहीं बदले। एक दिन स्कूल से आकर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, आज खाने में क्या बनाया है? तो माँ ने मुस्कुराकर मेरे बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा कि बेटा, आज सिर्फ दाल है। घर में यही था, लेकिन मैंने इसे इतना टेस्टी बनाया है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैंने जिद करते हुए माँ से कहा, लेकिन माँ, मैं दाल के साथ चावल भी खाना चाहता हूँ। माँ ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बेटा, आज तो चावल नहीं बने हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे लिए चावल भी बना दूंगी। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो माँ चूल्हे के पास बैठी हुई थी और बार बार अपने सर पर हाथ रख रही थी। मैंने हैरानी से अपनी माँ को देखा और उनसे पूछा कि माँ, क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? माँ ने परेशान होकर कहा कि बेटा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, माँ, आपने आज चावल बनाने का वादा किया था, चावल बनाए हैं या नहीं? माँ ने हंसकर जवाब दिया, हाँ बेटा, मैंने अपना वादा पूरा किया है, जाकर देख लो। अगले कुछ दिनों में माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। वो हमेशा काम करते करते रुक जाती थी और अपना सर पकड़कर बैठ जाती थी। कुछ समय के बाद जब माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती गई तो पिताजी ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। माँ ने पिताजी से मना भी किया कि सिर्फ मामूली सा ही सर दर्द है, लेकिन पिताजी ने सख्त शब्दों में कहा कि हम सबको तुम्हारी जरूरत है, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, तुम्हारा इलाज होगा। पिताजी की बात पर माँ खामोश हो गई थी और हम सबके साथ माँ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने माँ का अच्छी तरह से चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे और कहा था कि रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कुछ दिन बाद जब माँ की रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ को कैंसर के लक्षण हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इनको फौरन इलाज की जरूरत है। पिताजी के चेहरे पर जैसे हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। वो बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, कोई उम्मीद है कि क्या उनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो सकती है? डॉक्टर ने आराम से कहा कि उम्मीद तो हमेशा होती है, लेकिन आपको जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाना होगा। पिताजी ने कहा कि हम हर तरह से कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से जैसे पिताजी टूट चुके थे। घर जाकर पिताजी ने माँ से बात की और माँ ने कहा कि अगर मेरे भाग्य में यही है तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। पिताजी ने माँ से कहा कि इलाज तो करवाना ही होगा, लेकिन माँ कहने लगी कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये घर कैसे चलेगा? पिताजी ने जवाब दिया कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। माँ पिताजी की बात पर खामोश रही, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो वो हमसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। माँ का इलाज शुरू हो गया था। पिताजी ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी थी। मैं हमेशा रातों को माँ के पास बैठकर कहता था कि माँ, तुम ठीक हो जाओगी। माँ मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ फेरती और कहती कि हाँ बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द मुझे हमेशा महसूस होता था। माँ का इलाज चलता रहा और हम सब इस उम्मीद पर रहे कि माँ ठीक हो जाएंगी, लेकिन हमारी उम्मीद पूरी न हुई। एक रात माँ हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। मैं कमरे के एक कोने में बैठा था जब मेरी बहन ने आकर कहा कि शरद, अब हम क्या करेंगे? मेरी बहन की आवाज में एक अजीब सा डर था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाते हुए कहा कि पिताजी है ना, वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। पिताजी को देखते, जो माँ के जाने के बाद अब खुद सबके लिए खाना पकाया करते थे और फिर काम करने के लिए चले जाते थे। जब हम स्कूल से वापस आते तो काफी समय तक भूखे पेट रहते और पिताजी के घर आने का इंतजार किया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि पिताजी काम से वापस ही नहीं आए। पिताजी के साथ एक भयानक हादसा हो गया था और हम लवारिस हो गए। उस दिन मैंने अपने बड़े भाई को देखा था जो रोते हुए कह रहा था कि अब हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे। मेरी बहन की शादी हमारे रिश्तेदारों ने कम उम्र में ही करवा दी थी और अब घर में हम दो भाई बचे थे। मेरे बड़े भैया ने मुझसे वादा किया और कहा कि मैं नौकरी करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने सर झुकाकर कहा कि ठीक है भैया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। भैया के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था और दिन रात पिताजी के साथ हुए हादसे के बारे में सोचता रहता था कि अगर मैंने काम किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। इसी डर की वजह से मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया ताकि मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर सकूं। मेरे पिता एक मजदूर थे और फैक्ट्री में काम करते समय ही
उनके साथ हादसा हुआ था। मैं सोचता था कि मैं पिताजी की तरह किसी मशीन के नीचे दबकर मर न जाऊं। मोनिका हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को देखते आ रहे थे, लेकिन कभी हम दोनों ने बात नहीं की थी। एक दिन बस स्टॉप पर मुझे चीख सुनाई दी। चीख सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दो लड़के उसके आगे खड़े थे और एक लड़का उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर खड़ा हुआ था और वो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने बुलंद आवाज में कहा था। तो वो लड़के हंसने लगे, कहने लगे कि तुम्हें क्या है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें हमारी मार खानी पड़ेगी। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद किया और कहा कि अगर तुम लोगों ने इस लड़की को नहीं छोड़ा और यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबका वो हाल करूंगा कि तुम लोग अस्पताल में भर्ती हो जाओगे। उन्होंने मेरी आवाज में गुस्सा महसूस किया और हिचकिचाते हुए कहा कि ठीक है, हम जा रहे हैं। मोनिका ने डरते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, थैंक यू शरद, तुमने इन गुंडों से मुझे बचाया। मैंने कहा, मोनिका, ये तो मेरा फर्ज था। तुम ठीक हो ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मैंने मोनिका के हाथ में उसका बैग दिया जो जमीन पर गिर गया था और कहा कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो कहने लगी कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा, मोनिका, ये जगह अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं रही। मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाने दूंगा। उसने इस बात पर कुछ नहीं कहा और मेरी बाइक पर बैठकर मेरे साथ चल दी। सारे रास्ते वो खामोश बैठी रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार मुझ पर जा रही थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो उसने दरवाजे पर रुककर कहा कि शरद, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैंने मुस्कुराकर कहा, मोनिका, अगर कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हो। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ओके थैंक यू, और अपने घर के अंदर चली गई। कुछ दिनों के बाद मैं मोहल्ले की एक दुकान पर खड़ा था जब वहीं पर मोनिका भी आ गई। उसने मुझे देखा और कहने लगी कि कैसे हो आप? मैंने कहा कि ठीक हूँ, आप कैसी हो? तो वो हंसते हुए कहने लगी कि जी मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके उस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। उस दिन के बाद हमारी मुलाकात हमेशा ही होने लगी थी, कभी रास्ते में तो कभी दुकान पर, और हम दोनों एक दूसरे के बारे में भी जानकारी रखने लगे थे। एक दिन मोनिका ने मुझसे कहा कि आपको पता है, आप बहुत अलग हो। मैंने कहा, अलग मतलब? मोनिका कहने लगी कि जैसे कि आपके अंदर एक हमदर्दी है जो आजकल किसी में नजर नहीं आती। मैंने हंसते हुए कहा कि मोनिका, ये तुम्हारी नजरों का कमाल है। वो सीरियस होकर कहने लगी कि शरद, मैं सच कह रही हूँ और शायद यही बात मुझे आपके करीब आने पर मजबूर कर देती है। उस मुलाकात के बाद मैंने महसूस किया कि मोनिका न सिर्फ मुझसे बात करना पसंद करती थी, बल्कि मेरा ख्याल भी रखने लगी थी। एक दिन मोनिका मेरे पास आई और कहने लगी कि शरद, आपके भाई भी चले गए और बहन की भी शादी हो गई है। अब तो आप अकेले रह गए हैं। आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा? मैंने कहा, मोनिका, मैं जब भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत खत्म हो जाती है। बचपन के हादसों ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया है। मोनिका ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप तो बहुत स्ट्रांग इंसान हो, क्योंकि जिस तरह आप अकेले होकर भी अपने कैरेक्टर को साफ रखते हो, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा मजबूत कोई हो ही नहीं सकता। मैंने हैरान होकर कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ? वो कहने लगी कि हाँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में देखा है जो किसी भी मुश्किल से घबराता नहीं है। मोनिका की बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही मुझे ये भी एहसास हुआ कि मोनिका की बातें सिर्फ हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए कुछ स्पेशल महसूस करती है, और शायद यही बात मुझे आगे बढ़ने का हौसला दे सकती थी। हम दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे थे और फिर मोनिका ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि शरद, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक कामयाब इंसान बने, ताकि मैं अपने घर वालों के सामने गर्व के साथ आपका हाथ थाम सकूं। मैं कुछ देर तो खामोश रहा और उसके बाद कहने लगा कि शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अभी अपने अंदर वो भरोसा महसूस नहीं कर रहा। मोनिका ने कहा कि शरद, समय सब कुछ बदल देता है, आपको पहला कदम उठाना ही होगा। मैंने सर हिलाकर कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि मोनिका का ये यकीन और उसकी मोहब्बत शायद मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकता है। इस सोच ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी। मोनिका ने अपनी फैमिली से बात की,
उनको बताया कि वो मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, तो उसके पिता ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उस लड़की के पास ना तो अच्छा कारोबार है और ना ही उसका अच्छा फ्यूचर है, यहाँ तक कि रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। तुम्हारा उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। उसने अपने घर वालों को भरोसा दिलाया कि शरद बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान है। उसने अपनी मोहब्बत पर यकीन करते हुए अपने माता पिता को अपने दिल की बात बता दी थी। उसके पेरेंट्स ने कहा था कि वो लड़का तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकेगा, लेकिन मोनिका का कहना था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शरद से ही करूंगी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का मकसद शरद के साथ रहना और उनसे शादी करना ही है। वो मेरे लिए हमेशा एक मजबूत सहारा बनेंगे। मोनिका के पेरेंट्स ने सख्ती से कहा था कि अगर तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो कभी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, और अगर तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी है तो तुम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन अगर कभी तुम्हें दुख मिले तो हमारे पास लौटकर मत आना। मोनिका ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया था कि पिताजी, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। आप देखना, मेरी जिंदगी शरद के साथ कामयाब होगी और आप सब लोग मुझ पर गर्व करोगे। मोनिका से मेरी शादी हो गई थी। वो मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई थी। शादी के बाद मैंने मोनिका से कहा कि तुम्हारे आने से मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। वो तो मेरी ही खुशी में खुश हो जाया करती थी। उसका भी यही कहना था कि मेरी जिंदगी भी कामयाब हो गई। वो मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। मेरे साथ शादी करने के लिए उसने अपने माता पिता की नाराजगी भी मोल ले ली थी। उसने कहा कि आप मेरा सपना थे और आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जब हमारा पहला बेटा पैदा हुआ तो मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मोनिका के पिता का बिहेवियर देखकर मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे लिए उनके दिल में जगह बन गई है। उसकी माँ और बहनें भी मेरे साथ बहुत खुश थीं। उन लोगों ने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। वही लोग मेरी पत्नी और मेरे बेटे की देखभाल करते थे। मैं भी अपनी ससुराल जाने लगा था। इस तरह हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। मेरे बच्चे की आने की खुशी में सबने मुझे बहुत बधाइयां दी थीं। ससुराल में मेरे लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जो मेरे ससुर ने स्पेशल मेरे और आने वाले बच्चे के लिए रखा था। वक्त तो गुजरता गया और मेरे 3 बेटे हो गए थे। मेरी जिंदगी का मकसद अब मेरी पत्नी और बच्चों की जिंदगी को सारी फैसिलिटीज देना था। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी। जिस नौकरी से पहले मेरी पत्नी और मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, अब उसी नौकरी की सैलरी से कुछ नहीं हो पा रहा था। हमारे बच्चे बड़े हो गए थे और स्कूल जाने लगे थे। बच्चों के स्कूल की फीस, कभी बीमारी तो कभी कोई ज़रूरत सामने आ जाती थी। मोनिका ने हर कदम पर मेरा साथ दिया था, लेकिन पिछले कुछ महीने से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की वजह से बिजली का बिल हर बार ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा था। इस बार तो हद ही हो गई थी। मुझे मिलने वाली सैलरी से ज़्यादा तो बिजली का बिल आने लगा था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरी पत्नी बहुत हिसाब से बिजली इस्तेमाल करती है, लेकिन सर्दी भी ज़्यादा हो रही थी और बच्चों को स्कूल जाने के लिए साफ सुथरी यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती थी। घर में राशन डलवाऊं या लाइट का बिल भरूं, इसी परेशानी में मैंने मोनिका को भी डांट दिया था। मेरी पत्नी खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों से लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा कि मैं तो घर का खर्च बहुत संभाल कर उठाती हूँ, फिजूल खर्ची भी नहीं करती, लेकिन बच्चों की ज़रूरतें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे। मैं खामोश हो गया था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और हालात पर भी। मैं वहीं बैठकर सोचने लगा था कि आखिर कब तक ये मुश्किलें आती रहेंगी। मजबूरन मैंने अपनी पूरी सैलरी बिजली के बिल में दे दी थी। सामान की लिस्ट भी मेरी जेब में पड़ी हुई थी। मैं थका हारा जब घर वापस आया तो मेरी पत्नी के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा मेरी थकान को मिटाने के लिए काफ़ी होती थी। उसने कहा कि आज आपको आने में देर हो गई है, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरी बात पर मोनिका ने मुझे हैरान होकर देखा और कहने लगी कि क्या बात है, सब ठीक तो है ना। मैंने कहा ठीक कहाँ से होगा, महंगाई और ये जिंदगी के काम जैसे बोझ बन गए हैं। उसने कहा खुलकर बताइए क्या बात है। मैंने उसे बताया कि आज मैंने बिजली का बिल जमा करवा दिया और मेरी सारी सैलरी इसी में चली गई। मेरी पत्नी हैरान हो गई थी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, अब पूरे महीने गुजारा कैसे होगा। मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह उसने मुझसे हिम्मत जाहिर करते हुए कहा और तसल्ली दी कि शरद, आप ज्यादा परेशान न हो। पिछले महीने का थोड़ा सा राशन अभी बचा हुआ है, 20-22 दिन इसी तरह से निकल जाएंगे,
फिर आगे हम उधार ले सकेंगे। मोनिका ने मेरे हाथ थामते हुए कहा था, मैं जानती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी आपको कितना परेशान कर रही है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा, भरोसा तो बहुत है, लेकिन हालात तो हमारा साथ नहीं दे रहे। मोनिका ने कहा कि शरद, आपको याद है जब हमने शादी की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने मिलकर सब कुछ बनाया। आज भी हम साथ हैं और आपको कोई भी परेशानी अकेले नहीं झेलनी पड़ेगी। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में देखा था, जहां एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देगी। उसके बाद मेरी पत्नी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और चाय पीने के बाद मैं सोफे पर लेट गया था और सोचने लगा था कि किस्मत ने मेरे साथ कितने खेल खेले थे। माता पिता भाई बहन सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अब इन सब की भरपाई जैसे मोनिका को देखकर हो जाती थी। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मेरी पत्नी के पास हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। जब मेरी आंख खुली तो मेरी पत्नी मेरे बराबर में फिर से मुझसे बातें करने के लिए बैठ गई थी। उसने फिर से मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी पत्नी कहने लगी कि जिंदगी में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, आप देखना हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैंने अपनी पत्नी की तरफ ध्यान से देखा। वो मेरी परेशानी खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी। बच्चों की देखभाल, घर के काम, मेरी ज़रूरतें बहुत अच्छे से संभालती थी। ऊपर से मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ लेती थी। उस दिन मेरी पत्नी की बातों ने मुझे इतना सुकून दिया था कि मैं हर परेशानी को भूल गया था। सुबह के समय मेरी पत्नी को ढेर सारे काम होते थे। बच्चों को तैयार करना, उनका लंच बनाकर उन्हें स्कूल भेजना और मेरे लिए नाश्ता बनाना और मेरा लंच तैयार करना, यहाँ तक कि घर की साफ सफाई भी। वो किसी रोबोट की तरह काम करती थी। मैंने अपनी पत्नी को समझाया था कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। ये कहकर मैं अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहा था, जब मेरी पत्नी ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया और कहने लगी कि शरद, आज मुझे मम्मी की तरफ छोड़ देना, मैं वहां पर थोड़े बहुत काम निपटा लूंगी। सोच रही हूँ कि बिजली के बिल के साथ साथ गैस का बिल भी बहुत आने लगा है। मैंने कल गोभी खरीद ली थी, तो वहीं से ही खाना बनाकर ले आऊंगी और मुझे कपड़े भी धोने हैं। इस महीने वैसे भी बहुत संभल कर गुजारा करना है, तो मम्मी की वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लूंगी और प्रेस भी वहीं पर कर लूंगी। मैंने चौंक कर कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है मायके जाने की? उसने कहा, तो फिर ये सारे काम कैसे होंगे? कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, जिसमें ज्यादा समय लगेगा, और सर्दियों के दिन है, धूप भी नहीं निकल रही। मशीन से तो कपड़े सूख भी जाते हैं, कपड़े सूखेंगे भी नहीं और उन पर प्रेस भी नहीं हो पाएगी। इसलिए कहती हूँ कि वहीं पर ये सारे काम कर लूंगी। और बिजली का बिल भी कितना ज़्यादा आ रहा है। अगर मैंने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की तो आपकी पूरी सैलरी फिर से उसी में वेस्ट हो जाएगी। मैंने थोड़ी बेचैनी से कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? मोनिका ने कहा कि वो मेरी फैमिली है, उन्हें हमारी कंडीशन का अच्छे से आइडिया है और वो कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे। मैंने धीमी सी मुस्कान के साथ कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। बच्चों को मुझे अपने साथ स्कूल छोड़ना था। पहले मैंने मोनिका को उसके घर छोड़ दिया था, उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए लेकर निकल गया था। मैंने मोनिका से कह दिया था कि वापसी में मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। ऑफिस जाते समय मैं सारे रास्ते यही सोचता रहा कि जिंदगी कितनी अजीब हो गई है, कभी महंगाई, कभी बिजली का बिल और कभी ज़रूरत की कमी। लेकिन मेरी पत्नी का हौसला हमेशा मुझे हौसला देता था। वो हर परेशानी को अपनी मुस्कुराहट से हल्का कर देती थी। सारा दिन ऑफिस में काम करते हुए मेरे दिल में मोनिका का ख्याल आया। ऑफिस का काम खत्म होते ही मैं सीधा मोनिका के मायके पहुंचा। वहां वो बच्चों के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि दिन कैसा गुजरा। मैंने कहा कि बहुत अच्छा गुजरा, और तुम्हारी इस मुस्कान से तो मेरी थकान भी उतर गई है। मेरी पत्नी ने जल्दी से गरम गरम खाना मेरे आगे रख दिया और कहने लगी, आज मैं घर से ही खाना बनाकर लाई हूँ, आपको आते ही खाना चाहिए होता है ना? आपकी पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाई है। आलू गोभी की सब्जी मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते थे। उस दिन के बाद से अब हर दिन मोनिका अपने मायके जाकर घर का कोई ना कोई काम निपटा लिया करती थी और साथ ही खाना भी वहीं से बनाकर लाया करती थी। रास्ते से सब्जी खरीद कर ले जाती थी और घर से कपड़े लेकर चली जाती थी, जिनको वो वहीं धोकर प्रेस कर लिया करती थी, और नहाना धोना भी वहीं पर कर लिया करती थी। क्योंकि सर्दियों के दिन थे, उसके मायके में गीजर लगा हुआ था। बच्चों को भी वो हीटर में बैठा दिया करती थी। ये सब करना अब उसका रोज का रूटीन बन गया था।
मुझे ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि इस महीने मैंने घर में राशन भी नहीं भरा था और इसी बहाने कुछ खर्चा भी बच रहा था। मैं ऑफिस से वापसी पर मोनिका को घर वापस लेकर ही आता था। एक दिन मैं मोनिका को लेने के लिए जा रहा था तो दूर से ही मैंने उसके मायके के घर से किसी जवान लड़के को निकलते हुए देखा। उसकी शक्ल ठीक से तो मैं नहीं देख पाया था, लेकिन इतना जरूर समझ चुका था कि वो उनका कोई रिश्तेदार तो नहीं था, क्योंकि मोनिका के जितने भी रिश्तेदार थे वो यहाँ नहीं रहते थे और मैं सबको ही जानता था। मेरे दिल में एक खटका सा लगा, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। वो तस्वीर बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, मेरी पत्नी का मायके में होना और एक अजनबी नौजवान का वहां से निकलना। ये ख्याल मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा था, लेकिन मैं अपनी पत्नी पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो औरत जिसने हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था, सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही थी, उस पर शक करने का ख्याल ही मेरे दिल को परेशान कर रहा था। लेकिन पति होने के नाते ये ख्याल भी मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने नाश्ता करते हुए अपनी पत्नी से कहा कि मोनिका, आज तुम्हें जो भी काम करना है अपने घर में ही करो। आज तुम्हें मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोनिका ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि शरद, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप तो मुझे वहां जाने के लिए कभी मना नहीं करते, तो फिर आज क्या हुआ? मैंने नजर झुकाकर कहा कि कुछ नहीं मोनिका, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा कि तुम बार बार अपने मायके जाया करो। मेरी पत्नी ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा कि शरद, ये बार बार की बात नहीं है, सिर्फ इस महीने की बात है। जैसे ही घर के खर्चे में थोड़ी बेहतरी आएगी, मैं यहीं ही सारे काम कर लिया करूंगी। मैंने थोड़े सख्त शब्दों में कहा कि मोनिका, मैंने कहा ना कि आज तुम घर पर ही रहोगी। मुझे तुम्हारा बार बार तुम्हारे मायके जाना अच्छा नहीं लगता। मोनिका के चेहरे पर मैंने पहली बार नाराजगी के एक्सप्रेशन देखे थे। वो कहने लगी कि शरद, इस वजह से खर्चा भी बच रहा है और मैं कोई ऐश करने के लिए वहां नहीं जाती, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जा रही हूँ। बच्चे भी वहाँ थोड़ी बहुत देर खेल लेते हैं, माँ के साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती है और बहनें भी मेरे साथ एक दो काम करवा देती हैं। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने अपने शब्दों को नरम करने की कोशिश की और कहा, बात गुस्से की नहीं है, लेकिन लोगों की बातों का क्या पता, लोग क्या सोचते हैं। मोनिका ने मेरी बात काटते हुए कहा कि लोग क्या सोचते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं आपकी और अपने बच्चों की ज़िंदगी आसान करने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर आपको मेरी यही कोशिश नागवार लग रही है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मोनिका, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा दिल नहीं मान रहा। मोनिका ने थोड़ा गुस्से से कहा कि शरद, आपका दिल नहीं मान रहा तो मैं क्या करूँ? मुझे जाना ही है, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। आप हमेशा कहते हो कि वक्त बहुत कीमती होता है, जहाँ काम करने में कम समय लगे, हमें उसी काम को हमेशा करना चाहिए। मैंने देखा कि मेरी पत्नी आज अपनी बात पर अड़ी हुई थी और मैं उसकी जिद के आगे बेबस हो गया था। मैंने थके हुए शब्दों में कहा कि ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ये आखिरी बार होना चाहिए। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि शरद, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? मैंने कुछ गलत किया है जो आप मेरे साथ इतनी सख्ती कर रहे हो? मैंने कहा, मोनिका, बात भरोसे की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से हमारे रिश्ते पर कोई बात आए। मोनिका ने नम आंसुओं से कहा कि मेरे लिए आप ही सब कुछ हो और मैं कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकती जिससे आपकी इज्जत या आपका सर नीचा हो। उसके बाद वो बच्चों को तैयार करने लगी और मैं दिल पर पत्थर रखकर खामोश रहा। मोनिका के मायके जाने तक के रास्ते में हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही। मैंने दिल में सोचा कि यह खामोशी मोनिका को भी महसूस हो रही होगी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मायके पहुंचकर वो कहने लगी कि शरद, शाम को मुझे लेते हुए चले जाना। मैंने बिना कुछ कहे सर हिला दिया था, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि वो अजनबी लड़का कौन था और मोनिका ने आज पहली बार इतनी जिद क्यों की थी। ऑफिस पहुंचकर भी मैं सारा दिन इसी सब के बारे में सोचता रहा था। काम में भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। हर समय मैं यही सोचता रहा कि क्या मैं मोनिका से इस बारे में खुलकर बात कर सकता हूँ, क्या खामोश रहूं? लेकिन इस खामोशी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैं उस दिन एक अजीब सा एक्सक्यूज लेकर ऑफिस से निकल आया था। समय से पहले काम करना मेरी आदत में शामिल नहीं था, लेकिन आज दिल का हाल कुछ ऐसा था जैसे कोई चोर चोरी का इरादा कर रहा हो। अपनी पत्नी पर मैं कभी शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो जवान लड़का जो पहले उनके घर से निकला था, वो सवाल बनकर मेरे दिलो दिमाग में घूम रहा था।
मैंने सोचा कि आज हकीकत का सामना कर ही लेता हूँ और अपनी आंखों से देखूंगा कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी पत्नी के मायके की गली में पहुंचा, मेरा दिल अजीब तरह से कांपने लगा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शरद, कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब तुम्हारे दिलो दिमाग का वहम है। लेकिन ये वो मेरी हिम्मत को खत्म करने के लिए काफी था। मैंने खुद को वहीं पर रोक लिया। मैं गेट पर जा सकता था और ना मुझ में किसी को देखने की हिम्मत थी। मैं दूर खड़ा उनके गेट को तके जा रहा था और टाइम भी गुजर रहा था। हर गुजरा हुआ समय मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब छोड़कर वापस चला जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि आज सच्चाई पता नहीं की तो शक मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देगा। इसी इंतजार में न जाने कितनी देर गुजर गई थी, लेकिन फिर वही नजर मेरी आंखों के सामने आ गई। मेरे ससुराल के गेट से फिर से एक जवान लड़का निकला था और ये वही लड़का था जिसको मैं एक बार और पहले देख चुका था। इसका अंदाज बहुत ही अजीब तरह का था, ऐसा अंदाज जैसे वो बार बार यहाँ आता हो और जानता हूँ कि उसे कोई नहीं रखेगा। मैं वहीं खड़ा रहा था, मेरे कदम जैसे बंद हो गए थे। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सका। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं वहीं से उसे आवाज दूं और उसे पकड़कर पूछूं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे शब्द मेरी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। मैं दिल ही दिल में अपने आप को बुरा भला कह रहा था कि शरद, तुम कितने बुज़दिल इंसान हो, तुम इससे बात क्यों नहीं कर लेते। लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा मुझसे कह रहा था कि नहीं शरद, मोनिका तुम्हारी पत्नी है, उस पर शक करना बहुत बड़ा पाप है। और अगर ये सब तुम्हारी सोच का धोखा हुआ तो मोनिका के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी और फिर तुम उसे क्या जवाब दोगे। मैंने वहीं से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जमीन ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। हर कदम के साथ एक सवाल मेरे दिमाग में उभर रहा था, क्या वो जवान लड़का मेरी पत्नी का जानने वाला था। मेरी पत्नी की बहनें अभी इतनी भी जवान नहीं थी कि उनका किसी लड़के के साथ कुछ चल रहा होता। अपनी बहनों में सबसे बड़ी और सुंदर मेरी पत्नी ही थी। उससे छोटी दो बहनें थीं, एक का तो रिश्ता लगा हुआ था जबकि दूसरी वाली अभी बहुत छोटी थी। मगर मेरी पत्नी ने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया, तो क्या वो कोई बात छुपा रही थी। लेकिन मोनिका जैसी औरत जो अपनी जिंदगी के हर फैसले में मेरा साथ देती रही हो, वो क्यों मुझसे कुछ छुपाएगी। मैंने अपने दिल को संभालने की कोशिश की कि मुझे अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं सवाल कैसे करूंगा, कहीं वो नाराज ना हो जाए, और अगर वो नाराज हुई तो हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। मोनिका जैसी औरत को खोना मेरे लिए मौत के बराबर था। मोनिका के साथ वहां से वापसी के रास्ते पर मेरी सोच वहीं की वहीं थी। मेरे दिमाग में जंग छिड़ रही थी और मैं किसी भी अंजाम पर नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि मोनिका के सामने बात करने से पहले मैं इस बात का यकीन करूंगा कि कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं है। जब हम घर पहुंचे तो हमेशा की तरह मेरी पत्नी मेरे सामने मुस्कुराकर आई थी और आज भी वो मेरे लिए अपने मायके से खाना बनाकर लाई थी। बच्चों को तो उसकी बहन ही खाना खिला दिया करती थी। उसकी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनकर मेरे दिल को सुकून आ जाता था, लेकिन आज मेरा मूड और ध्यान कहीं और ही था। वो मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी कि आप ठीक तो हो, कुछ परेशान लग रहे हो। ऑफिस में सब ठीक है। मैंने एक लम्हे के लिए खुद को संभाला और कहा कि हाँ, सब ठीक है, बस आज काम कुछ ज़्यादा था, इसीलिए थक गया हूँ। वो कहने लगी कि अब आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली और मेरे दिल में सवाल अभी भी पैदा हो रहे थे। वो खाना लेकर आ गई थी और मेरे सामने बैठ गई। कहने लगी कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत और मोहब्बत अभी भी थी, जो हमेशा ही नजर आती थी। उसकी तरफ गौर से देख रहा था। मैं उसके चेहरे को देखकर यह आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा था, क्या वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया था। ऑफिस में सुबह से ही काम बहुत ज़्यादा था। मेरे दिमाग में मेरी पत्नी के रवैये का ख्याल और दिल में शक का बोझ था। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। उसके मायके जाने की जिद और वहां बार बार जाने को कहना मेरे दिल में एक बोझ सा पैदा कर रहा था। किसी उलझन में मैंने सोचा कि आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर अपनी पत्नी से बात कर ही लूंगा, लेकिन बॉस के केबिन में पहुंचते ही उनका चेहरा देखकर मुझे आइडिया हो गया था कि आज छुट्टी लेना कोई आसान काम नहीं होगा। मैंने बॉस के पास आकर कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। बॉस ने सर उठाए बिना ही फाइल पर सिग्नेचर करते हुए कहा, ये कौन सी नई बात है, हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें कोई ना कोई परेशानी होती ही है
ऑफिस का काम तुमसे ठीक से नहीं होता, ऊपर से छुट्टी का कह रहे हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले ही बहुत खराब है और तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, आज सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप मुझे परमिशन दे दें। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है इस महीने तुमने कितनी छुट्टियां ली हैं? तुम्हारी टीम के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? उन्हें लगता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी काम पर बोझ डाल रही है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और अपने केबिन में जाकर काम करो। बॉस के शब्द मुझे बहुत बुरे लगे थे, लेकिन मैं क्या कह सकता था? नौकरी का डर मेरे हाथ बांध चुका था। मैंने खामोशी से सर हिलाया और अपने केबिन की तरफ वापस लौट आया था। एक तरफ मेरी पत्नी के साथ और दूसरी तरफ ऑफिस की परेशानियां, सब कुछ जैसे एक साथ ही मुझ पर आ पहुंची थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। ऑफिस से निकलते निकलते आज मुझे काफी देर हो गई थी और मैं जल्दी जल्दी अपनी पत्नी के मायके की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मेरे दिल में एक ही ख्याल था, आज के आज अपनी पत्नी से हर हाल में बात करनी है और ये मामला खत्म करना है। मोनिका को लेने पहुंचा तो वो गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने दूर से ही उसे खड़े देख लिया। मेरे दिल में एक अजीब सा गुस्सा भर गया था। मैंने गुस्से से कहा, मोनिका, तुम्हें दरवाजे पर खड़े होने की क्या जरूरत थी? वो कहने लगी कि आप लेट हो गए थे, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो, और फिर बच्चों को भी फिक्र हो रही थी। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ गया था। मोनिका, ये गली है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, किसी को क्या लगेगा कि तुम बाहर खड़ी हो? तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि लोग क्या सोचेंगे? वो मेरी बात सुनकर खामोश रही और धीरे से कहने लगी कि शरत, मैंने तो सिर्फ आपकी फिक्र में ऐसा किया था, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आगे मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने सख्ती से कहा कि मोनिका, कल से तुम्हें मायके आने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप थके हुए हो, लेकिन मेरी बात भी सुन लिया करो। उसने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख दिए और वो कहने लगी कि इस महीने घर का राशन भी नहीं डलवाया था, अब कुछ भी नहीं बचा। ये पैसे मैंने अपनी माँ से उधार लिए हैं, कल घर वापस आओ तो ये सामान लेते आना। लेकिन दिल के अंदर एक तूफान सा उठा था। एक तरफ मेरी पत्नी की मोहब्बत और सच्चाई पर यकीन था, तो दूसरी तरफ दिल में शक का कांटा जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन ऑफिस से निकलते समय मेरा दिमाग कुछ हल्का था। आज काम भी पूरा हो गया था और बॉस की डांट का भी डर नहीं था। मैंने सोचा कि पहले बाजार से घर के लिए सामान लेकर चला जाता हूँ और मोनिका को इस बात की खुशखबरी दूंगा कि आज घर का सारा राशन पूरा हो गया। घर का सामान लेते समय मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर जैसे ही मैं अपनी पत्नी के मायके के करीब से गुजरा तो वहीं पर फिर से वो लड़का उनके घर से निकलता हुआ नजर आया। मेरा दिल जैसे फिर से गुस्से से भर गया था और शक ने मेरे दिमाग पर काबू कर लिया था। मैंने दिल में सोचा कि क्या सच में मेरी सारी बातें वहम है या फिर कोई हकीकत उनके पीछे छुपी हुई है। मैं घर पहुंचा तो ये देखकर मेरा गुस्सा हाई हो गया था। मोनिका घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने हाथ में पड़ा हुआ सामान जमीन पर पटक दिया और अपने दिल की उलझन में उलझता हुआ सोफे पर बैठ गया था। मेरे दिमाग में उसी लड़के का चेहरा और अपनी पत्नी की जिद बार बार घूम रही थी। मेरे शक को हिम्मत मिल रही थी और मेरे अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में मेरी पत्नी घर के अंदर दाखिल हुई और मुझे देखकर हैरानी से कहने लगी कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पर जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर गिरे सामान पर पड़ी, उसने उसे समेटना शुरू कर दिया। अरे, ये सामान किसने गिरा दिया? मैंने गुस्से से कहा कि ये मैंने गिराया है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि एक मर्द पर क्या गुजरती है जब उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना उसकी पीठ पीछे बाहर निकले? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने गुस्से से कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बताओ कि रोज रोज तुम्हें मायके जाने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या मेरे घर में सब कुछ ठीक नहीं है? और वो जवान लड़का जो तुम्हारे घर से निकलता है वो कौन है? और तुम्हारे मायके में उसका क्या काम है? तुम्हारे मायके वालों से उसका क्या संबंध है? मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर खामोशी से खड़ी रही थी, जैसे कोई जवाब देने के लिए उसके पास शब्द नहीं हो। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे सब्र की हद पार हो गई थी और मैंने गुस्से से चिल्लाकर उससे कहा, मोनिका, आज मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हारे इस बिहेवियर ने मेरे दिल में ऐसे सवाल पैदा कर दिए हैं जिनका जवाब दिए बिना ये मामला हल नहीं हो सकता। वो धीमी आवाज में कहने लगी कि शरद, आपको शक हो रहा है मुझ पर क्या? आप समझते हो मैंने कभी कोई ऐसा कदम उठाया होगा आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाने में? मैंने कहा, मोनिका, मेरे दिल में सवाल है और उनका जवाब चाहिए।
अगर तुम्हारे दिल में कुछ छुपा हुआ नहीं है तो सच सच बताओ कि कौन है वो लड़का और तुम रोज अपने मायके जाकर क्या करती हो। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि शरद, आप मेरे पति हैं, मेरे सब कुछ है। मैं कभी आपकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं करती थी, लेकिन जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देने का समय आ गया। वो जवान लड़का जिसे आप मेरे मायके से निकलते हुए देखते हो, वो एक बुटीक का मालिक है जो अपने बुटीक के कपड़े सिलने के लिए वहां देने आता है। उसके कपड़े मैं सिलती हूँ। जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी बहनें मेरे बच्चों को संभाल लेती हैं और मेरे सारे काम भी कर देती हैं। जिस बुटीक से हम शादी से पहले अपने कपड़े सिलवाया करते थे, माँ ने उनको आपस में बातें करते हुए सुना था कि उन्हें कपड़े सिलने के लिए औरतों की जरूरत है, वो उनको पैसे दिया करेंगे। माँ ने इस बारे में जब मुझे बताया, और मुझसे सिलाई भी आती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं मायके जाकर सिलाई कर लिया करूंगी। वो लड़का कपड़े लेकर आ जाता था और दिन में 2-3 चक्कर लगा लिया करता था, क्योंकि उसे कुछ न कुछ समझाना होता था। और जो पैसे आपको मैंने कल दिए थे, वो मेरी वही मेहनत की कमाई है। मैंने सोचा कि अगर मैं 1-2 महीने ये काम कर लूंगी तो शायद हमारे घर का बजट लेवल पर आ जाएगा और हम कुछ सेविंग्स भी कर लेंगे। इस तरह घर जाकर थोड़ा बहुत काम भी कर लूंगी और मेरी बहनें भी मेरा काम कर देती हैं। इससे हमारी लाइट का बिल भी कम आएगा। बस आपके बारे में सोचते हुए ही मैंने ये सब कुछ किया। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरी पत्नी ने कहा कि आपके कंधों पर खर्चों का बोझ कम करने के लिए मैंने ये कदम उठाया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं आपसे इस बात का जिक्र करूंगी तो आप कभी भी मुझे ये काम करने की परमिशन नहीं देंगे। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, सिर्फ आपकी हालत को देखते हुए खामोशी जाहिर की। मेरे अंदर जैसे कोई तूफान थम गया था। मेरी पत्नी की बातों ने मेरे दिल में सुकून कर दिया था। मेरे दिल में शर्मिंदगी पैदा हो गई थी। मैंने आगे बढ़कर अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और कहा कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी नियत पर शक किया और तुम्हारी फीलिंग्स को तकलीफ पहुंचाई। मेरी पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि शरद, आप मेरे पति हो और मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। आपकी फिक्र और मोहब्बत ही तो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आइंदा अगर कोई बात हो तो मुझसे पूछ लिया करो। शक दिलों में दूरियां पैदा कर देता है। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया कि आइंदा मैं कभी तुम पर शक नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारी कुर्बानी को समझने की कोशिश करूंगा। उस दिन मेरे दिल में अपनी पत्नी के लिए मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में मेरी जिंदगी की सबसे कीमती और जरूरी चीज है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।